नमस्कार। आप देख रहे हैं नोएडा खबर। मैं हूं विनोद शर्मा। आज मुख्य कार्यक्रम पॉलिटिकल चौपाल। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे मिशन 2024 भारतीय जनता पार्टी का। दोबारा 2024 में क्या प्लानिंग है, किस तरीके से चुनाव लड़े जाने हैं और किन मुद्दों पर चुनाव होंगे, क्या रणनीति होगी। इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया के सह प्रभारी हर्ष चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम में हर्ष जी का स्वागत करता हूं। नमस्कार हर्ष जी। नमस्कार विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश के जो 80 लोकसभा क्षेत्र हैं उनको लेकर जो रणनीति बन रही है, उनके साथ साथ जो हर्ष जी हैं वो 6 राज्यों की 31 लोकसभा क्षेत्रों के एक शंखनाद अभियान के भी प्रभारी हैं। वो 6 राज्य कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता दूं। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और लद्दाख, ये जो 6 हैं इनके प्रभारी हैं और वहां पर एक शंखनाद अभियान चलाया जा रहा है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि ये शंखनाद अभियान क्या है और इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी का प्लानिंग क्या है, लक्ष्य क्या है। जी। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार बोलूंगा और उनको दीपावली और भाई भैया दूज और छठ पर्व के शुभकामनाएं दूंगा। जी। विनोद जी, जैसा आपने बताया कि एक 2024 की तैयारी के अंतर्गत हम लोगों ने हम्म। भाजपा ने विशेष अभियानों की शुरुआत कर दी है। जी। तो उसी कड़ी में सोशल मीडिया विभाग, जैसा कि आप जानते आए हैं कि जब से माननीय प्रधानमंत्री जी प्रथम बार प्रधानमंत्री चुन के आए, माननीय मोदी जी, तब हाँ। से ही हमारी पार्टी ने हम्म। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत अच्छा फोकस रहा है पार्टी का। और जी। हमेशा हमने बड़ी अग्रणी भूमिका निभाई है सोशल मीडिया विभाग ने हमारे। हम्म। तो उसी के अंतर्गत सोशल मीडिया विभाग के एक शंखनाद अभियान का एक शुरुआत की है, पूरे राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत करी है, जी। जिसके अंतर्गत हम लोग अपने संगठनात्मक संरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए, हम्म। सोशल मीडिया विभाग की संगठन की संरचना को बूथ स्तर तक लाने के लिए, हम्म। और साथ ही नए साथियों को जोड़ने के लिए, जो हम्म। हमारी वॉलंटियर्स हैं, जो बहुत लंबी चौड़ी क्या कहते हैं, एक फौज है जो हम्म। कि माननीय मोदी जी से प्रभावित है, माननीय मोदी जी की विचारधारा से, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से, राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रभावित है, और हम लोगों के हम्म। साथ समय समय पर आके अपना बहुमूल्य योगदान देते हैं वो लोग, चुनाव के हम्म। समय में और उससे पहले भी। हम्म। तो इस अभियान के माध्यम से हम लोग उन तक भी पहुंचेंगे, उन लोगों तक हम लोग अपनी रीच बनाएंगे और उनको हम्म। भी अपने अभियान में सम्मिलित करके उनके साथ हम हम्म। लोग इसको 2024 के मिशन को लेके हम लोग चलेंगे। तो इस शंखनाद अभियान के तहत जो, क्योंकि जो राज्य आपने बताया उनमें एक हरियाणा है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जम्मू और कश्मीर एक चुनौतीपूर्ण प्रदेश है जहां पर एक तरीके से राज्यपाल का शासन है। और जब धारा 370 हटी है तो उसके बाद ये परीक्षा है 2024 की कि वहाँ की जनता किस तरीके से, तो वहाँ वहाँ कैसे कनेक्ट कर रहे हैं और किस तरीके की आप लोगों को जोड़ने का अभियान चला रहे हैं। देखिए विनोद जी, 2019 में जब हमारी सरकार आई दूसरी बार, जी। तो आपने देखा कि 5 अगस्त 2019 एक ऐतिहासिक दिन रहा है भारत, हाँ। क्या बल्कि पूरे विश्व के इतिहास में मैं कहूंगा, जब धारा 370 जिसको और 35 से, जिसको हमारे माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने इस धारा को जड़ से हम्म। उखाड़ फेंकने का काम किया। जी। और उसके बाद से अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर की विशेषकर मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर की स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। ठीक है, हम्म। आप हम्म। देखा होगा जहाँ पे लोगों के पहले वक्तव्य रहते थे, विरोधियों के, विपक्षियों के जो वक्तव्य रहते थे कि नहीं जी ये धारा 370 जीवन में कभी समाप्त नहीं हो सकती है, हम्म। ठीक है, हम्म। या हम्म। की नदियां बह जाएंगी या ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उस तरह की कोई भी चीज हुई नहीं है। और लगभग 5 साल पूरे होने को आ भी गए हैं उस बात को, 5 साल से अधिक समय होने हम्म। वाला है कि हम्म। आपने देखा कोई भी इस प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई। और जबकि जम्मू कश्मीर का जो युवा है, जम्मू कश्मीर की जो हम्म। जनता है, वो मेन स्ट्रीम में आके जुड़ के और बढ़ चढ़कर भाग ले रही है, हम्म। हर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में वो बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। हम्म। हम्म। आपने देखा कि किस प्रकार से शांति और
सौहार्द का एक वातावरण बनाया गया। बल्कि हम लोग कभी कई बार बोलते भी हैं हम्म कि आज की डेट में हम्म जब हम लोग विपक्ष में थे तो विपक्षियों ने हमें हम्म तिरंगा यात्रा करने के लिए रोका, जम्मू हम्म कश्मीर जाने के लिए रोका गया। ठीक है, हम्म माननीय मतलब आज के अपने वर्तमान के प्रधानमंत्री हम्म नरेंद्र मोदी जी जम्मू कश्मीर में लाल चौक पे जब श्रीनगर में तिरंगा फहराने की बात करते थे, तब उनको भी रोका गया, उनको भी रोकने का प्रयास किया गया। उसके हम्म बाद में भी जब भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में तत्कालीन युवा मोर्चा के अध्यक्ष हमारे माननीय अनुराग ठाकुर जी थे, उन्होंने भी जब वो यात्रा निकाली उसको भी रोकने का प्रयास किया गया। हम्म और बहुत ही कठिनाइयों के साथ हमारे कार्यकर्ता और उस समय लोग जूझ कर और लड़कर श्रीनगर पहुंचते थे। हम्म आज वातावरण में इतना बड़ा बदलाव आया है कि आज हम्म राहुल गांधी जब अपनी यात्रा करते हैं और हम्म वो जम्मू कश्मीर जाते हैं और हम्म अपनी बहन के साथ वहां पे, जिस जम्मू कश्मीर है उनके जमाने में, उनकी सरकार के जमाने में जिस जम्मू जम्मू कश्मीर में वो गोले बरसते थे, गोलियां हम्म और गोले बरसते थे, वो हम्म आज अपनी बहन के साथ वहां पे बर्फ के गोलों के साथ वहां पर खेल रहे हैं और इतना स्कीइंग कर हम्म रहे हैं और विंटर स्पोर्ट्स का आनंद ले रहे हैं। तो हम्म इससे बड़ा मुझे लगता है कोई प्रमाण नहीं हो सकता कि जम्मू कश्मीर की स्थिति आज की डेट में क्या है, हम्म किस प्रकार से शांति और सौहार्द का वातावरण वहां पर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बनाया गया है, बना है। और हम्म जम्मू कश्मीर की आवाम, जम्मू कश्मीर का एक एक नागरिक आज भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी का कृतज्ञ है, उनको धन्यवाद देता है, और वो मेन स्ट्रीम मेन धारा में आके जुड़ के अपने आगे के विकास, कश्मीर के विकास की ओर वो लोग अग्रसर हैं। हम्म। तो इस शंखनाद अभियान के तहत लोगों को जोड़ने का विशेष अभियान है जो इन राज्यों में हो रहा है। तो ये शुरू कब से हुआ और कब तक चलेगा, और इसमें कितने लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, या अभी जोड़े जा चुके हैं काफी लोग? नहीं, इसमें जैसा मैंने आपको बताया कि ये राष्ट्रव्यापी अभियान है। ठीक है, हम्म इसमें हमें अपने संगठन की संरचना को सुदृढ़ करने के लिए, क्योंकि पूरे हम्म देश में, क्योंकि 24 का चुनाव जो लोकसभा का चुनाव है वो पूरे देश में ही होना है, हम्म तो हर जगह पे हम लोग, हर राज्य की हर बूथ पे हम लोग अपनी क्या कहते हैं एक प्रेजेंस बनाना चाहते हैं। हम्म और प्रेजेंस बनानी है हमें भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया विभाग की दृष्टि से मैं बातें कर रहा हूँ इस समय। हम्म तो हम्म हमें प्रेजेंस बनानी है, जो कि हम लोग काफी हद तक उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में 1,64,000 जो हमारे बूथ हैं उसमें हमने अपनी हम्म पहले से ही हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर पर उपलब्ध हैं सोशल मीडिया हम्म के। हम्म उसी प्रकार से इन राज्यों में भी हमने बूथ स्तर पे इनकी संरचना बनानी शुरू कर दी है हम्म और चल रहा है। ये काम बड़े जोरों शोरों से चल रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमने अभी पिछले 2 महीने से ये अभियान चल रहा है हमारा, हम्म और अभी भी चलेगा। हम्म तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग जो लक्ष्य पार्टी लेके चल रही है और जो उद्देश्य पार्टी का है कि मिशन 2024 को हमें 2019 से भी बड़ा और क्या कहते हैं एक विशाल जीत हमें अर्जित करनी है। हम्म और उसमें हमारे विभाग की भूमिका बहुत अहम रहने वाली है, और हम हम्म लोग उसकी ओर अच्छी तरह से अग्रसर हैं। और हम्म जिस प्रकार से संगठन का निर्देश हमें मिला हुआ है, जिस प्रकार से हमारे सोशल मीडिया विभाग के हमारे जो राष्ट्रीय प्रमुख हैं माननीय अमित मालवीय जी, उनके हम्म नेतृत्व में हमको अंजाम दिया जा रहा है, और हम लोग हम्म बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग इस अभियान को हम्म। अचीव करने का कर रहे हैं। अभी आपने उत्तर प्रदेश की चर्चा की, और उत्तर प्रदेश में अगर हम कहें 2014 के जब चुनाव हुए थे तो बीजेपी ने 71 सीट जीती थी। और उस समय बहुत अच्छा ये था कि सहयोगी संगठनों को मिला के उस समय शायद एक या दो सीट विपक्ष के हाथ लगी थी, बाकी सारी सीटें बीजेपी के पास थी। जब 2019 का चुनाव आया तो उसमें बीजेपी के पास सिर्फ 62 सीट थी, और दो सीट उन्होंने जो उनका सहयोग दल है उन्होंने जीती, तो कुल मिलाकर 64, तो 16 सीट के करीब वो दूसरे विपक्ष के पास गई। तो इससे लगता है कि 2014 के मुकाबले 2019 में बीजेपी को कम सफलता मिली। लेकिन अब 2024 का चुनाव है, तो वो ग्राफ, आपकी पार्टी का लक्ष्य है कि वो ग्राफ दोबारा से 80 तक पहुंचे, और विपक्ष का प्रयास ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें आपसे झटके। तो उसको किस तरीके की व्यूह रचना आपने, क्योंकि अभी 6 महीने का समय है एक, लगभग ये मान के चलिए, क्योंकि अब नवंबर समाप्ति पर है और अप्रैल मई में चुनाव की प्रक्रिया हो जाएगी। तो किस तरीके की रणनीति उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है पूरे देश में जहाँ की 80 लोकसभा सीटें हैं और उस पर बहुत कुछ दारोमदार करता है। जी, हर्ष जी। देखिए विनोद जी,
जैसा आपने बोला कि 2014 में हमने 73 सीटें जीती और 2019 में हमने 62 सीटें जीती। जी जी। तो एक चीज आपको ध्यान रखने वाली मैं बस बताना चाहूंगा कि 2019 में हमने 62 जीती या ज्यादा जीती या कम जीती, या हमारा ग्राफ नीचे आया, वो इतना मायने नहीं रखता है। हम्म जितना मायने ये रखता है कि हमने 2014 में 19 में जो ओवरऑल हमारी टैली रही वो 2014 से ज्यादा रही। हम्म। जो हम 282 सीटें हम लोग पहले जीते थे 2014 में, वो हमने 303 सीटें अपने दम पे पूरे देश में जीती। जी जी उत्तर जी। प्रदेश की अगर मैं विशेषकर बात करूं तो उस समय आपने देखा होगा कि महागठबंधन का एक इन्होंने शगुफा चलाया था, ठीक है ना। हम्म। में बुआ भतीजा और सब लोग मिलके आए, ठीक है। हम्म और आज की वर्तमान स्थिति आप पत्रकार होने के नाते मुझसे कहीं ज्यादा जानते होंगे कि आज जो आपने देखा है कि गठबंधन जो उस समय गठबंधन के हिस्सेदार थे वो आज कहाँ पर हैं, ठीक है। हम्म वो आज हम्म मध्य प्रदेश में आपस में एक दूसरे से झगड़ रहे हैं कि जी मुझे 4 सीटें नहीं दी, वो कह रहे हैं जी 6 मांग रहे थे, हमें ये नहीं दिया वो नहीं दिया, ठीक है। हम्म वो एक दूसरे नेता को पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं, ठीक है। तो हम्म विपक्षी एकता की जहां तक हम बात करें तो वो तो मुझे नहीं लगता कि कुछ इसमें 2024 में कोई चमत्कार दिखाने वाली है या कुछ करने वाली है। चमत्कार वो उनका खुद का अगर गढ़ बचा रह जाए तो वही मुझे लगता है कि गनीमत होगी उनके लिए काफी, ठीक है। हम्म दूसरा, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में और केंद्र हम्म की सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हम्म इन्होंने पिछले लगभग 2017 से लेके और 2023 तक जो काम किया है, हम्म उत्तर प्रदेश आज देश में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में एक सबसे ज्यादा मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन बन गया है विकास के लिए। अगर जी। हम बात करें, आपने हम्म देखा होगा जब यूपी इन्वेस्टर समिट हुआ, हम्म वो यूपी इन्वेस्टर समिट में लगभग 35 लाख करोड़ से भी ज्यादा के एमओयू साइन हुए, ठीक है। हम्म आज इस विकास की रफ्तार से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, जो 5-5 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने जा रहे हैं, ठीक है। हम्म और इतना मूलभूत विकास हुआ है, इतने क्या कहते हैं हाईवेज जो एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, 6-6 एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं। हम्म जनता उन सब चीजों को बहुत ध्यान से देख रही है और महसूस भी कर रही है, ठीक है। हम्म सिर्फ देखना ही नहीं करता, उन सब चीजों को महसूस भी कर रही है। और हम्म जनता भली भांति जानती है कि ये संभव तभी हो पाया है जब ये डबल इंजन की सरकार ने यहाँ पर रफ्तार दी है, ठीक है। हम्म हम्म और एक बात मैं और आपको बताना चाहूंगा जी। कि एक ऐसा विषय, एक ऐसा मुद्दा जिसको हम्म लेके विपक्षियों ने हमेशा हम पे कटाक्ष करा, हम्म और जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं अपितु विश्व भर के सनातनियों का एक भाव है, एक हम्म उनकी आस्था का जो विषय है, ठीक हम्म है। वो वर्षों पुराना सपना जो अब साकार होने वाला है, हम्म ठीक है। 22 जनवरी 2024 जो तिथि दी गई है, ठीक है। हम्म उस तिथि से मुझे लगता है सिर्फ उत्तर प्रदेश या भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व के सनातनी हम्म गौरवान्वित महसूस करेंगे। उनके मन में एक भाव आएगा, उनको अपने हम्म अस्तित्व के, अपने आराध्य की एक मूर्ति जब दिखेगी उनको, अपना इतना भव्य राम मंदिर जब बन के आएगा, तो हम्म वो अपने आप में भी एक बहुत बड़ा रोल हम्म प्ले करेगा। हम्म और हम्म आस्था के साथ साथ वो एक चीज को और स्थापित करेगा कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। हम्म जहां तक आपने ग्राफ का जो विषय लिया कि जी जी। 2014, 19 और 2023 में है हमारे ग्राफ का, हम्म तो मुझे लगता है ये सब जो कारण है, जो हम्म एक गवर्नेंस हमारी दोनों सरकारों ने, प्रदेश की और राष्ट्र की सरकार, केंद्र की सरकारों ने दिया, जो हम्म विकास हमारे केंद्र की और राष्ट्र की प्रदेश की सरकार ने किया उत्तर हम्म प्रदेश में, हम्म और जो ऐतिहासिक काम उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, भव्य राम मंदिर का जो शिलान्यास लोकार्पण होने जा रहा है 22 प्राण प्रतिष्ठा में, माननीय प्रधानमंत्री जी भी उसमें शामिल होंगे, हम्म वो अपने आप में स्थापित करता है, वो अपने आप में आपको दिखाएगा कि ये सारे ग्राफ, ये सारी चीजें कोई मायने नहीं रखते। सिर्फ हम्म जनता के साथ किए गए वादे और हम्म अपनी आस्था को, अपने आराध्य को स्थापित करना, उनको मान सम्मान, अपने सनातनों का मान सम्मान और हम्म गौरव बढ़ाना,
ये सबसे महत्वपूर्ण विषय रहेगा, जिसको देखते हुए मुझे लगता है ग्राफ रिकॉर्ड पूरे टूट सकते हैं। 80 की 80 सीटें हम लोग लक्ष्य लेके चल रहे हैं और 80 की 80 सीटें हमें मिलेंगी भी, ये हमारा मानना विश्वास है। देखिए 2019 के बाद, ये खैर आपने अच्छी बात कही कि राम मंदिर को बनाने का संकल्प आपने लिया था और उसको पूरा किया, और विपक्ष बार बार कहता था कि ये बोलते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, और अब आपने तारीख भी बता दी। ये एक बड़ी बात है। और लेकिन एक बात और जो लोगों के दिमाग में है कि भाई भारतीय जनता पार्टी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही है, तो पिछले दिनों दो राज्यों के चुनाव जैसे कर्नाटका में हुए और यहाँ पर हिमाचल में हुए, वहां पर बीजेपी को अपनी सरकार गंवानी पड़ी। तो ये एक कारण रहा जिसकी वजह से ये एक दृष्टिकोण बदला, लोगों का नजरिया बदला, या विपक्ष अपने रणनीति में सफल रहा। और अब जो 3 दिसंबर को रिजल्ट आने वाले हैं, जिसमें ये सेमीफाइनल मानिए 2024 के चुनाव का, और उसमें विपक्ष की रणनीति ये थी कि उन्होंने अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री को आगे किया, फेस बनाया। हालांकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री को फेस नहीं बनाया, लेकिन वहाँ छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में कांग्रेस ने अपने मुख्यमंत्री को फेस बनाया, जबकि तीनों चारों राज्यों में प्रधानमंत्री फेस रहे बीजेपी की तरफ से। तो ये जो रणनीति बदली है, इसका मतलब ये है कि स्थानीय जो नेता हैं या प्रादेशिक स्तर के नेता हैं, उनकी बजाय बीजेपी राष्ट्रीय जो नेतृत्व है उस पर ज्यादा भरोसा करती है, और स्थानीय स्तर पर या प्रदेश के स्तर के नेता हैं उन पर उनकी बजाय वो पूरे राष्ट्रीय स्तर को महत्व देती है। तो ये जो रणनीति है, क्या लोकसभा चुनाव में, जैसे 2024 का भी चुनाव आने वाला है, अन्य राज्यों के लिए भी है, और इस बार तो बिल्कुल नया प्रयोग ये भी देखा कि हमने देखा कई सांसदों को विधानसभा का चुनाव भी लड़ा दिया आप लोगों ने। तो क्या ऐसा भी लगता है कि कई विधायक भी एमएलए का एमपी का चुनाव लड़ेंगे 2024? देखिए विनोद जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे सर्वोच्च नेता हैं। हम्म। और मैं तो कहूँगा आप इसको थोड़ा अलग नजरिए से देखिए। जी जी जी। आप देखिए, आज तक आपने कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं देखा होगा हम्म। जो हर राज्य में, अपनी हर शहर में, हर विधानसभा में अपनी उपलब्धियों को लेके, अपनी सरकारों की उपलब्धियों को लेके जनता के बीच में जा रहा हो। ठीक हम्म। है। हम्म। ये कहना बेईमानी होगी कि नहीं जी प्रधानमंत्री जी के चेहरे के दम पे हम लड़ रहे हैं, ऐसा प्रधानमंत्री का चेहरा तो सर्वोच्च है ही, हम सबके लिए सबसे, और सिर्फ पार्टी के लिए नहीं पूरे देश के लिए सर्वोच्च नेता हैं वो, पूरे हम्म। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं वो। जी तो जी। उनके, वो अपने कार्यों को लेके और उनका, हमारी सरकारों की जो नीतियां रही हैं हमारे, चाहे वो केंद्र की सरकार रही हो चाहे हमारी प्रदेश की सरकार रही हो, अब तभी हम्म। हम लोग हर बार बोलते आए कि डबल इंजन की जो सरकार है। और आपने हम्म। देखा भी होगा, चाहे अगर मैं हम्म। मध्य प्रदेश की बात करूं या किसी और अन्य राज्य की बात करूं, तो जब जब केंद्र में हमारी सरकार नहीं थी और हम्म। प्रदेश में हमारी सरकार थी, उस रफ्तार से उस विकास उस प्रदेश में नहीं हुआ। जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बने, तब उसके बाद से जो विकास हुआ वो रफ्तार पहले नहीं रही। मध्य प्रदेश में तो हमारी सरकार उससे पहले से भी थी। हम्म। लेकिन जब 2014 के बाद डबल इंजन की सरकार शुरू हुई, तब आपने देखा कि जो विकास की रफ्तार है इन राज्यों की भी, जो एक किसी जमाने में बीमारू राज्य बोले जाते थे, उनकी भी हम्म। आज स्थिति एक विकसित राज्यों के बीच में उनकी भी आज गिनती होनी शुरू हो गई है। ठीक है। हम्म। तो ये अपने आप में कहना कि नहीं जी प्रधानमंत्री के चेहरे को या किसी के चेहरे को लेके हम लोग जा रहे हैं, तो हम ऑब्वियस सी बात है कि हमारे सर्वोच्च नेता हैं, उनके चेहरे को तो हम लोग हर जगह और सर्वमान्य है वो, क्या कहते हैं, एक तरह से जनता के सबसे लोकप्रिय क्या कहते हैं नेता हैं। जनता उनको देखना चाहती है, उनको सुनना चाहती है, उनसे मिलना चाहती है, तो वो हमेशा हम्म। रहते भी हैं। हम्म। इतनी कठिन परिश्रम करते हैं वो कि एक दिन में 3-3, 4-4, 5-5 रैलियां एक दिन में अगर वो कर रहे हैं, तो आपको इस बात को तो उनको सराहना देनी चाहिए आपको। ठीक है। हम्म। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसको चेहरा प्रोजेक्ट कर रहे हैं किसको नहीं कर रहे हैं। और हर पार्टी की, हर संगठन की अपनी रणनीति होती है, हर संगठन अपने रणनीति के हिसाब से चलता है। हमारा जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ 2017 में, तब भी कोई चेहरा नहीं था। ठीक है। तो हम्म। अ, हमारे तब भी हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के उसमें हम लोग थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारा जो संगठन है, संगठन की रीति नीति के हिसाब से ही पार्टी काम करती है, संगठन अपनी रणनीति के हिसाब से चलती है, और अपने कामों के दम पे, अपने वादों के दम पे और अपने रिपोर्ट कार्ड लेके, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा बोलते हैं कि मैं हर बार अपना रिपोर्ट कार्ड लेके आपके पास आऊंगा, तो वो हर बार अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जनता के बीच में जाते हैं। और हम्म।
जनता उनको पसंद करती है, जनता उनको चाहती है, और उसका परिणाम आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से हम लोग चुनाव में हम्म। ही नहीं, और देश की जो छवि बनी है पूरे विश्व भर में, वो भी उन्हीं के परिश्रम के दम पे ही बनी है। तो हम्म। अच्छा, कई बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर लोगों की नजर है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा अभी क्या है कि एक तरफ हिंदुत्व है, जो बीजेपी एक और विकास की अवधारणा पर काम कर रही है, आध्यात्मिक विकास पर, तीर्थ विकास पर काम कर रही है। दूसरी तरफ जो गठबंधन है वो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। तो जातीय जनगणना का जो मुद्दा है वो कितना कारगर है भाजपा के हिसाब से, वो क्या नजर, क्योंकि बिहार से उठा ये मुद्दा और धीरे धीरे अब कांग्रेस ने उसको अडॉप्ट कर लिया। देखिए, जब विपक्ष के पास कोई और मुद्दा नहीं, हम्म। जब विपक्ष ना तो पिछले लगभग 10 साल की सरकार होने को हो रही है केंद्र की, हम्म। विपक्ष एक आरोप नहीं लगा सकी भ्रष्टाचार को लेके, हम्म। विपक्ष एक आरोप नहीं लगा सकी किसी बड़े स्कैम्स को लेके। ठीक है, हम्म। जो आपने हम्म। देखा 2014 से पहले की सरकारें होती थी वो स्कैम्स से भरी सरकारें रहती थी। ठीक है, हम्म। भ्रष्टाचार से लिप्त भरी सरकारें रहती थी। कहाँ हम्म। मंत्री, उस तत्कालीन सरकारों के मंत्री तक जेल में बैठे होते थे, जेल हम्म। जाते थे। ठीक है, हम्म। तो हम्म। जब इस प्रकार के मुद्दे नहीं मिल रहे हैं उनको, जब उनको हम्म। कोई विदेश नीति के ऊपर कोई उन्हें मुद्दा नहीं मिल रहा है, जब उनको हम्म। हमारी इंटरनल नीति, चाहे वो नक्सलवाद हो, चाहे कोई भी समस्या हो इंटरनल, जैसे मैंने अभी बताया 370 को लेके भी, ठीक है, हम्म। कि जम्मू कश्मीर में भी आज वो माहौल नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। ठीक है, जब हम्म। इस तरह के मुद्दे उनको कोई नहीं मिल रहे हैं जिसपे वो सरकार को कहीं से भी घेरने की कुछ सोच भी रखते हो, तो हम्म। उनके सामने ऑब्वियस सी बात है कि उनके सामने किस तरह के भ्रमित करने वाले मुद्दे, जो जनता के बीच में एक भ्रम हम्म। फैलाने का प्रयास करें, जनता को भ्रमित करने का प्रयास करें, उस तरह के हम्म। मुद्दे उठाने का कार्य वो लोग करते हैं। हम्म। माननीय प्रधानमंत्री जी जिस दिन प्रधानमंत्री बने उस दिन से उनका एक ही मंत्र है, हम्म। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ठीक है, हम्म। उसमें किसी भी धर्म विशेष, जाति विशेष या किसी भी व्यक्ति को लेके कोई स्पेशल अलग से कोई चीज नहीं करी गई। हमारी हम्म। जितनी योजनाएं रही हैं वो सर्वसमावेशी योजनाएं रही हैं। हमारे हम्म। जितने भी लाभार्थी हैं वो कोई किसी एक पर्टिकुलर जाति के या धर्म विशेष के नहीं हैं। ठीक हम्म। है, अब देखिए इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं, जनधन से लेके, शौचालय से लेके, मकानों तक, गैस चूल्हे तक, बिजली के कनेक्शन तक, घर घर जल तक, कोई भी हम्म। ऐसी योजना नहीं है जिसमें किसी प्रकार का जातिगत भेदभाव या धार्मिक भेदभाव किया गया हो। हम्म। तो जब वो देख रहे हैं, विपक्ष जब समझ रहा है इस बात को कि ये तो हम्म। सबको इंटैक्ट किए जा रहे हैं, तो वो उस प्रकार का एक भ्रम फैलाने का प्रयास करने का उनका एक विफल प्रयास है। वो हर हम्म। बार करते हैं, वो 2019 में भी आरक्षण का मुद्दा लेके आए थे, उससे हम्म। पहले भी वो कुछ मुद्दे लेके आए थे। हर चुनाव में कुछ ना कुछ वो इस तरह के मुद्दे लेके आते हैं, और वो फिर फ्यूज हो जाते हैं वो मुद्दे। और आप देखिएगा, जैसे ही ये मई में चुनाव का परिणाम आएगा उसके बाद ये कहीं नजर नहीं आएंगे, और जो ये इस तरह की बातों को उठाने का प्रयास कर रहे हैं, वो खुद विदेशों में जाके अपनी छुट्टियां मनाएंगे, जाके घूमेंगे फिरेंगे जाके। तो ये सारे मुद्दे इररेलेवेंट हैं। हम्म। हमारा हमेशा से विश्वास रहा है, सर्व जनहिताय सर्वजन सर्वे भवन्तु सुखिनः के, सर्वे संतु निरामया के मूल सिद्धांत पे आपने देखा, ये मंत्र सिर्फ भारत में ही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो G20 का जो अधिवेशन किया उसमें भी वसुधैव कुटुंबकम को विचार को हम्म। प्रमोट किया हम्म। उन्होंने, और उसको हम्म। लेके हम लोग चल रहे हैं। हम्म। तो एक एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो परिकल्पना हमने करी है, उसमें हमने किसी प्रकार का कोई भेदभाव जातिगत या धर्म के आधार पर नहीं किया है, और ना हम्म। ही हमने कोई ऐसा कार्य किया है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मुझे हम्म। पूर्ण विश्वास है कि ये हम्म। जितने भी परगलाने वाले मुद्दे जो विपक्ष लेके आती है, हम्म। ये सारे मुद्दे यूज हो जाएंगे, और इनका हम्म। कोई औचित्य नहीं है। और ये सब अपने इन बातों के लेके वो खुद भी तो प्रैक्टिस नहीं करते। आप देखिए अभी कल हम्म। जो राजस्थान का चुनाव प्रचार चल रहा है, तो उसमें ही आप देखिए कि किस प्रकार से राहुल गांधी जी कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। ठीक है, हम्म। पिछले उनका देखा, पिछले सोशल मीडिया पे, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया के कार्यकर्ता हैं हम्म। तो हम देखते ही रहते हैं सोशल मीडिया में, हमने पिछले चुनाव की उनकी बातें देखी कि हमारी कोई भी स्कीम जाति पे आधारित नहीं होती है, इस तरह की वो क्लेम करते थे, और आज वो जातिगत जनगणना की बातें करते हैं। ठीक है, हम्म। तो सब भ्रमित करने वाले मुद्दे हैं। मुझे नहीं लगता विपक्ष को इससे किंचुक मात्र भी कोई फायदा होने वाला है।
ये हम्म। अपने आप को दर्शा, और मुद्दा विहीन विपक्ष है ये, इसके पास कोई भी मुद्दा नहीं है। इस हम्म। कारण से शायद वो अपने आप को दिलासा देने के लिए जातिगत वाला मुद्दा लेके आए हैं, जातिगत जनगणना की बात लेके आए हैं। अच्छा, एक बहुत बड़ी मुद्दा ये है कि जो 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा और गठबंधन में जो जो वादे दलों ने कर रखे हैं, अगर कांग्रेस की स्थिति मजबूत हुई तो क्या गठबंधन से वो अपना नजरिया बदलेगी, या अगर कांग्रेस की स्थिति कमजोर हुई तो विपक्षी जो दूसरे उसके साथ जुड़े हुए हैं गठबंधन बिखर जाएगा, आपको लगता है? देखिए विनोद जी, अभी तक जो गठबंधन ने संकेत दिए हैं, जी। ठीक है, नहीं भी अगर आप देखें तो कहाँ पर आपको इनमें तालमेल नजर आ रहा है? हम्म। आप बताइए, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे हम्म। वो छत्तीसगढ़ की बात हो, चाहे वो राजस्थान की बात हो, कहाँ पे आपको गठबंधन में कोई तालमेल नजर आया आपको? हम्म। किस प्रकार से कमलनाथ जी ने अखिलेश जी को नकारा? हम्म। कौन अखिलेश मतलब इस प्रकार की भाषा और इस प्रकार का जो रिएक्शन जो उन्होंने दिया, उससे आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि भाई हम्म। ये कितना गठबंधन का, आपके गठबंधन का इतना महत्वपूर्ण पार्टनर, हम्म। जो मुख्यमंत्री रह चुका हो एक बड़े राज्य का, ठीक है, हम्म। उसको लेके आप इस प्रकार से मतलब एक उनको रिएक्शन दिया, और उसके बाद अखिलेश जी ने किस प्रकार के रिएक्शन दिए, या अखिलेश जी के परिवार से किस प्रकार के रिएक्शन आए, हम्म। तो ये सारी चीजें आपने देखा हम्म। कि जी। कि उनसे मतलब कोई उसका वो नहीं, सरोकार नहीं है। तो हम्म। मुझे नहीं लगता कि आप जो कहना चाह रहे हैं कि भाई हम्म। इससे किसको फायदा होने वाला है, क्या गठबंधन में एकता बढ़ेगी, बनेगी, हम्म। मुझे लगता है आने वाले समय में इनमें और ज्यादा कटाजुज्ज मचेगा। ठीक है, हम्म। हम्म। और ज्यादा इनकी जो कहते हैं अ, तालमेल है उसमें कमी आएगी। अभी तो विधानसभा का एक छोटा चुनाव था, जहाँ पे हम्म। 4-6 सीटों को लेके बातें चल रही थी, वहां पे हम्म। जब इनका तालमेल बैठा, तो जब 545 सीटों को लेके जब बातें होंगी तो कहाँ से तालमेल बैठेगा? और हम्म। कांग्रेस जैसी पार्टी जो हमेशा से ही अपने आप हम्म। को एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जीने की जिसकी आदत रही है, जो हम्म। अपने किसी को कुछ समझती नहीं है, जिसके नेता अपने आप को राजशाही हम्म। समझते हैं, अपने राजशाही जीवन जिन्होंने बिताया हो, वो अपने आगे हम्म। किसी को कुछ मानते नहीं है। हम्म। तो ऐसा तो इतिहास भी गवाह है कि मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार का गठबंधन में कोई किसी प्रकार की सफलता मिलेगी भी इनको। हम्म। अच्छा, 2-3 मुद्दे ऐसे हैं जिन पर बीजेपी ने कोई स्पष्ट नजरिया अभी तक नहीं रखा है, और जबकि वो मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण भी हैं। जैसे जनसंख्या नियंत्रण का मामला है, उस पर बहस चल रही है काफी दिनों से, और लोगों की डिमांड भी है और संघ भी ये चाहता है कि जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बने। साथ ही समान नागरिक संहिता पर उत्तराखंड पहल करने जा रहा है। तो इसको क्या ये माना जाए कि जो 2024 का चुनाव होगा उसमें ये मुख्य एजेंडे के रूप में दोनों सामने आएंगे, और 2024 के बाद इन पर काम होगा, या पहले भी हो सकता है? देखिए विनोद जी, ये पार्टी डिसाइड करती है कि किस मुद्दे को किस समय पे लेके आना है। हम्म। हाँ बिल्कुल, ये दोनों मुद्दे जैसे समान नागरिक संहिता जो है वो हमारे शुरू से ही हमारे एजेंडे में रहा है। ठीक है, हम्म। हम्म। क्या नियंत्रण भी बहुत आवश्यक है, और दोनों ही एक प्रकार से सोशल कॉज हैं, सोशल मुद्दे हैं, हम्म। जिसको समय रहते होना भी है और हम्म। होएगा भी। मुझे पूरा हम्म। विश्वास है कि जिस प्रकार से हमारी सरकार ने जितने भी वादे पुराने किए हैं हम्म। उनको निभाया है, उनको पूरा किया है, मुझे पूरा हम्म। विश्वास है कि हम लोग उचित समय पर हम्म। इन बड़े मुद्दों को भी हम लोग लेके आएंगे। हम्म। कब लेके आएंगे, किस चुनाव में आएगा, या चुनाव, हमारा कोई चुनावी मुद्दे नहीं होते हैं ये सारे चीजें, जितने हम्म। भी आपने देखा होगा। अब हम्म। तो बल्कि शायद हमने सबके एक तरह से क्या कहते हैं जवाब दे दिया है कि राम मंदिर भी कभी चुनावी मुद्दा नहीं रखा हमने। ये हमारी हम्म। आस्था का विषय रहा, हमेशा से रहा, और हम उस पर प्रतिबद्ध रहे। और हमने, जब हम जीरो थे, जीरो से लेके जब हम हीरो बने 303 तक आए, तब तक हमने इस मुद्दे को छोड़ा नहीं। और जैसा हम्म। विपक्ष हम पे आरोप लगाता रहा कि सिर्फ चुनाव के समय आप इस तरह की बातें करते हैं, तो वो विपक्ष पे हमने एक करारा जवाब देने का काम किया है। हम्म। उसी प्रकार से 370 भी हमने विपक्ष को एक करारा जवाब देने का काम किया है, क्योंकि हमने चुनाव के बाद, हम्म। मई में सरकार बनी और अगस्त में हमने 370 हटाई, उस समय तो हमारे सामने कोई चुनाव नहीं था। ठीक है, हम्म। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो काम किए, तो ऐसा नहीं कि चुनावों को दृष्टिगत हम लोग इस प्रकार की कोई बातों को लेके आएंगे। हम्म। लेकिन हाँ अफकोर्स, ये मुद्दे हैं जो
उचित समय पर उचित उसके साथ में पार्टी उनको आगे लेके चलेंगे। अच्छा, जैसे बीजेपी ने महिला आरक्षण की बात की और राजनीतिक रूप से शायद भागीदारी में भी महिला बीजेपी के संगठन में काफी है, तो क्या कोई ऐसा नजरिया आने वाले दिनों में लग रहा है, चर्चा में आ रहा है, जैसे आपका सोशल मीडिया संगठन ही है या बीजेपी के दूसरे संगठन हैं, उनमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और दूसरे जो लोकसभा चुनाव होंगे उनमें सीटों में इस बार, क्योंकि वो वैसे तो प्रैक्टिकल रूप से तो ये बताया गया कि भाई जब जनगणना हो जाएगी उसके बाद ये बाद में तय होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो क्या लगता है कि 2024 के चुनाव में भी महिलाओं को प्रॉपर संख्या में टिकट मिल सकते हैं जो 2019 या 2014 से अलग होगा? देखिए, महिला नारी शक्ति वंदन अधिनियम जी। अपने आप में एक नया क्या कहते हैं इतिहास बनाने वाला है भारतीय राजनीति में। जी। इस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम्म। अपनी क्या कहते हैं सब वर्गों का ध्यान रखते हुए जो हम्म। कार्य किए हैं, हम्म। उसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये रहा है जो हम्म। उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित कराने का काम किया। हम्म। और मुझे लगता है कि देश की लगभग 50% आबादी जो हमारी माताओं बहनों द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है, हम्म। उनको उनका अधिकार दिलवाना ये हम्म। अपने आप में एक बहुत विशेष और बहुत ही ऐतिहासिक कदम है जो हम्म। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही हुआ। हम्म। जहाँ तक बात है कि संगठन के अंदर और जहाँ तक बात है कि आने वाले चुनाव में, हम्म। तो संगठन के अंदर हम लोगों का पहले से ही हम्म। मतलब ये नहीं कि अब ये कानून बन गया है तो हम उस पर देख रहे हैं। संगठन हमारे संगठन भाजपा की सबसे बड़ी खासियत और शायद मुझे लगता है भाजपा की सफलता का सबसे बड़ा कारण भी यही है कि हम्म। भाजपा जब भी संगठन की संरचना करते हैं हम हम्म। लोग सभी वर्गों का, हम्म। सभी लोगों का, सेक्शन ऑफ सोसाइटी सबका रिप्रेजेंटेशन संगठन के अंदर हम लोग हम्म। देते हैं। हम्म। चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो युवा हों, चाहे वो वृद्ध हों, मतलब हर तरह के कार्यकर्ता हमारे साथ में रहते हैं, जुड़ते हैं। तो हम्म। उसमें आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे संगठन में बहुत अच्छी संख्या में हमारी माताएं बहनें हमारे साथ में कार्यरत हैं, कर रही हैं और बहुत बड़ा योगदान भी दे रही हैं, बहुत अच्छा कार्य हम्म। कर रही हैं वो। मैं हम्म। उनके के इस कार्य को, उनकी उन शक्ति को वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ उनका। हम्म। और आने वाले चुनाव को लेके देखिए, मुझे लगता है कि मैं कोई इतना उचित व्यक्ति नहीं हूँ जो उसमें मैं कोई टिप्पणी करूं कि हाँ कि किसको टिकट मिलेगी या कितनी टिकट मिलेगी या किस जी। संख्या जी। में किसको टिकट। ठीक है, तो ये हमारी पार्टी का संसदीय बोर्ड डिसाइड करता है और पार्टी में बहुत बड़े शीर्ष नेतृत्व से लेके और बड़े बड़े नेतागण हैं जो इन सब बातों पे अपना क्या कहते हैं उनका हम्म। कहना जो रहता है बूथ उनका। मैनेजमेंट आप लोग, क्योंकि जो पन्ना प्रमुख बनाते हैं, बूथ मैनेजमेंट वो चुनावों के लिए कर रहे हैं, उनमें भी मुझे लगता है 2019 और 2022 के जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे उसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई गई थी बाकायदा, और उसमें मेरे ख्याल से 33% कुछ महिलाओं को रखा गया था हर बूथ पर, और जिस तरीके से आपने ये संगठन तैयार किया था। जी बिल्कुल, जैसा मैंने बोला कि महिलाओं की भागीदारी भाजपा भारतीय जनता पार्टी संगठन के अंदर शुरू से ही रही है। और हम्म। जैसे जैसे महिलाओं को प्रधानमंत्री जी की रीति नीति और संगठन की विचारधारा इन सब से प्रभावित होके खुद ब खुद काफी बड़ी संख्या में वो लोग हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जुड़ रही हैं। आने हम्म। वाले समय पर जिस प्रकार की योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम्म। हमारी माताओं बहनों के लिए लाई गई हैं, चाहे वो ग्रामीण में रहा हो, जैसा प्रधानमंत्री जी ने जब उज्ज्वला योजना का शुरुआत करी थी तब उन्होंने उन माताओं के चिंता करते हुए वो शुरुआत की थी जो चूल्हे पे अपना चूल्हा फूंक के अपना घर चलाती थी। और उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए जब शौचालयों का निर्माण किया गया, तो जब हम्म। महिलाओं ने देखा कि जब प्रधानमंत्री जी इतना सोचते हैं, इतना उनके बारे में करते हैं, इतना उनके लिए काम करते हैं, हम्म। तो वो खुद ब खुद, मैं कहता हूँ ना कि देखिए, जब आपको किसी प्रकार का डायरेक्ट लाभ मिलता है, मकान मिल रहा है आपको, महिलाओं के नाम से मकान मिल रहे हैं, ठीक है, तो उनको जब मालिकाना हक मिल रहा है तो वो क्यों नहीं कोई महिला इस बात को लेके गौरवान्वित महसूस करेगी, और क्यों ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके कारण वो संभव हो पाया उसके लिए वो काम क्यों नहीं करेंगे। हम्म। तो
बिल्कुल स्वाभाविक सा है कि हाँ भाई, महिलाएं काफी संख्या में हमारे संगठन में भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हमारे एज ए वॉलंटियर भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वॉलंटियर भी अपना काफी योगदान दे रही हैं। ठीक है। हम्म सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाएं जो बच्चियों के लिए लेके आते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, तो वो स्वाभाविक सा ही है कि वो वर्ग इस तरफ अट्रैक्ट होता है और वो सोचता है कि हाँ, जो हमारे लिए कोई करने वाला अगर है तो अ, हम्म ऐसा व्यक्ति, ऐसा प्रधानमंत्री जो हमारे लिए इतना कर रहा है, तो हमें भी उसके लिए और संगठन के लिए करना चाहिए। हम्म। स्वाभाविक सही है, काफी संख्या में हमारे साथ महिला शक्ति है। एक आखिरी सवाल ये है कि क्योंकि अब हमारे पास 2.5 मिनट का समय है, राहुल गांधी की दूसरे चरण की यात्रा शुरू होगी। पहले चरण में उन्होंने कहा कि हमने जीते कर्नाटक और हिमाचल, और दूसरे चरण में हम पूर्व से पश्चिम तक ले जाएंगे यात्रा, और वो उसका कुछ, क्या लगता है आपको उसका कुछ असर होगा? देखिए विनोद जी, ये बड़ा हास्यास्पद विषय भी है कि हम्म उनकी पिछली यात्रा का जो अंत हुआ, तो हम्म उनका खुद का वीडियो आपने देखा होगा। हम्म उन्होंने बोला कि जब मैं कश्मीर गया तो मैंने हम्म रास्ते में देखा, इधर भी तिरंगा, उधर भी तिरंगा, यहाँ भी तिरंगा, वहां भी तिरंगा, हर तरफ तिरंगा ही तिरंगा, तिरंगा ही तिरंगा, तिरंगा ही हम्म तिरंगा। हम्म लाल चौक पर भी गए वो तिरंगा हम्म फहराने। हम्म तो मैं तो चाहूंगा कि कभी अगर आपको ऐसा सौभाग्य मिले कि उनका इंटरव्यू करने का सौभाग्य मिले आपको, तो आप हम्म उनसे जरूर पूछिएगा कि क्या हम्म ये संभव था 2014 से पहले। हम्म 2014 से पहले ये संभव था कि आप वहाँ पे अ, कश्मीर में स्कीइंग करते, या हम्म 2014 से पहले संभव था जो आपने कश्मीर में बोला कि यहाँ भी तिरंगा, वहां भी तिरंगा, यहाँ भी तिरंगा? ये हम्म संभव हुआ नरेंद्र मोदी के कारण, ये संभव हम्म हुआ भाजपा की रीतियों नीतियों के कारण, ये संभव हम्म हुआ 370 हटाने के कारण, ये संभव हम्म हुआ एक मजबूत प्रधानमंत्री के कारण, ये संभव हम्म हुआ एक वादा निभाने वाले प्रधानमंत्री के कारण, ये संभव हुआ एक राष्ट्रभक्त संगठन के कारण। हम्म तो जब उनकी उस यात्रा में अगर वो उसको अचीवमेंट समझते हैं, तो उन्होंने अपनी यात्रा के अंत में वो अचीवमेंट बता दी कि वो दरअसल अचीवमेंट है किसकी। हम्म तो अब ये पूरब से पश्चिम तक का यात्रा लेके जाएंगे, मैं पूरे दृढ़ विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये सोमनाथ मंदिर में अपनी यात्रा का समापन करेंगे और अपने वहां पे जाके नतमस्तक होंगे। जो हम्म पहले भगवान के अस्तित्व को नकारते थे, जो पहले राम के अस्तित्व को नकारते थे, जो कहते थे मंदिर में जो जाते हैं वो लड़कियों को छेड़ते हैं, वो आज दर दर मंदिरों में जा रहे हैं, उनकी बहन कहीं हवन कर रही है, कहीं कुछ पूजन कर रही हैं। तो हम्म ये बदलाव संभव हुआ है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण। ये बदलाव संभव हुआ है एक पॉजिटिव और सकारात्मक वातावरण देश में होने के कारण। आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष जी, आपने बहुत गंभीरता से सभी सवालों के जवाब दिए, और उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में आप लोगों की रणनीति के हिसाब से आगे काम करेगी और पुनः सत्ता में आएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।